हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस प्रेस को संबोधित करने की कृपा करेंगे। श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय। धन्यवाद कुलदीप जी। सबसे पहले हमारे इस चुनाव के प्रभारी, संसदीय कार्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही निकट सहयोगी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सारे प्रदेश में एक अपना लोगों के दिलों में स्थान बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के लिए भी जरा तालियां बजाइए। उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम सौंपा था, नड्डा जी ने जो काम सौंपा था, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम सौंपा था कि सरकार बनाओ पुष्कर जी तुम, निश्चित रूप से एक चुनौती वाला काम था, पर उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पुष्कर धामी जी ने बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और मुझे गर्व है आपके ऊपर पुष्कर जी। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? मराठी में जब शिवाजी महाराज भले ही यहाँ पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए, लेकिन अपनी हार को लेकर यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जहाँ सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। मशीनों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, जहां पर हंगामा देखने को मिला और दोबारा काउंटिंग करने की लगातार ये मांग करते हुए यहां पर नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई हैं बीजेपी के प्रत्याशी और यहां पर हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा यहां पर देखने को मिला। सलिल विश्नोई यहां से प्रत्याशी हैं और मशीनों में गड़बड़ी का आरोप यहां पर समर्थक लगाते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट और दोबारा काउंटिंग करने की लगातार यहां पर मांग की जा रही है। जी हां, दोबारा काउंटिंग करने की लगातार यहां पर मांग की जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई हैं बीजेपी के प्रत्याशी और यहां पर उनके समर्थकों की ओर से हंगामा करने की बड़ी जानकारी। सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा यहां पर देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मशीनों में गड़बड़ी का यहां पर आरोप जो समर्थक है उनकी ओर से लगाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे। दोबारा काउंटिंग करने की भी लगातार मांग कर रहे हैं समर्थक। दोबारा काउंटिंग किए जाने की मांग करते हुए वो नजर आ रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई बीजेपी के यहां से प्रत्याशी हैं और यहां पर हंगामा नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा कानपुर से जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा यहां पर जारी है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी हम लोगों ने जब जिला अधिकारी नेहा जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो एक पर्टिकुलर पार्टी यानी भाजपा के जो कैंडिडेट है उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी होने का शक है, क्योंकि एक ईवीएम की जो साइज उसकी हल्की सी सील टूटी होती है, उसमें डिस्प्ले इशू होता है। तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग की बात करते हैं। 3 ईवीएम जो थी उनको लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में अभी तो फिलहाल काउंटिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर प्रत्याशी रिकाउंटिंग की बात करते हैं तो उस पर भी उनसे पूछा जाएगा। और बताया जा रहा है कि अब जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई की विधानसभा स्विच की गई थी, तो पहले तो उन्होंने
थोड़ी देर जो शुरुआती राउंड में बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ही बढ़त बनाते नजर आए और लगभग जीत के करीब पहुंच चुके हैं। और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला नहीं हुआ इस बार, तो पिछली बार हुआ था। तो कहीं ना कहीं हताशा थी और इसीलिए ईवीएम की बात को लेकर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विशाल, अभी आपने जो बात कही है काफी बड़ी बात है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो आवाज उठाते हुए यहाँ पर सवाल करते हुए नजर आए। लेकिन ये पहली सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम को लेकर हंगामा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं काफी कुछ कह रहा है। बिल्कुल, ये काफी कुछ कह रहा है, ये दर्शा भी रहा है कि आप ईवीएम को हर चीज के लिए नहीं कह सकते। अब सपा ईवीएम को नहीं कह सकती, हर जगह गलत कहती है, तो क्या आज वो इस विधानसभा में तो गलत नहीं बोल रही है। लेकिन भाजपा का कैंडिडेट यहाँ पर कह रहा है कि हमें रिकाउंटिंग की मांग चाहिए, ये ईवीएम है, और जबकि स्ट्रांग रूम पर पहरेदारी भी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट। तो आपने देखा यहाँ पर एक और जहां पर लगातार ईवीएम की बात अगर कहें तो ईवीएम को लेकर कई सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे थे, लेकिन अब एक पहला मामला कानपुर से सामने आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ईवीएम को लेकर हंगामा करते हुए नजर आए। इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आज के नतीजों को लेकर भी विस्तार से बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो से लगातार शैलेंद्र मौजूद हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, तो 5 राज्यों के जनादेश जो है उसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। कुलदीप राणा जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कुलदीप जी, आप ही के पास आएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने तो जा रही है, लेकिन अब जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो अपनी सीट हार गए हैं, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को एक और नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? स्वाभाविक सी बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, तो उत्तराखंड को अब एक नए मुख्यमंत्री की तलाश है, भाजपा को एक नए मुख्यमंत्री की तलाश है। और ये तलाश उसकी किस पर जाकर के रुकेगी, क्योंकि आंकड़ा 48 तक पहुंच चुका है। हालांकि मुझे लगता है कि शाम ढलते ढलते ये आंकड़ा 50 की संख्या पार कर जाएगा, क्योंकि कई सीटों पर अभी भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। कहीं पर 100 का अंतर है तो कहीं 200 का अंतर है, और अभी पोस्टल बैलेट के रिजल्ट आना भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये 50 से ऊपर जाएगा ये आंकड़ा। और नेतृत्व को लेकर के उत्तराखंड में हमेशा से एक विडंबना ये रही है कि यहाँ नेतृत्व अपनी जड़ें नहीं जमा पाया करता। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी जन्मभूमि उत्तराखंड है, जिनका गृह जनपद पौड़ी है, वो पौड़ी से रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से एक मजबूत नेतृत्व दिया, और जिसकी आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा से रिकॉर्ड मतों के साथ रिपीट कर रही है। लेकिन उसी पौड़ी जनपद से उत्तराखंड को अनेक मुख्यमंत्री मिले, जिनमें जनरल खंडूड़ी हैं, निशंक हैं, विजय बहुगुणा रहे हैं, या त्रिवेंद्र रावत रहे हैं, तीरथ रावत रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड के संदर्भ में कोई भी मुख्यमंत्री जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, जनता का विश्वास अर्जित करने में कामयाब नहीं हो पाया। ये एक बड़ा विडंबना रही है इस राज्य की कि यहाँ नेतृत्व में दूरदर्शिता का अभाव रहा और वो जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर पाया। आज भले ही और ये जो बहुमत हम यहाँ देख रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा जो हम टीवी में देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने ये केंद्र की मोदी सरकार को दिया है। ये उत्तराखंड की भाजपा की सरकार का ये आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र की मोदी सरकार का आंकड़ा है। ये उनको ये जीत उनकी केंद्रीय नेतृत्व की जीत है, क्योंकि जितना काम पिछले 5-7 सालों में केंद्र ने उत्तराखंड राज्य में किया है, चाहे वो केदारनाथ रहा हो, या ऑल वेदर रोड रहा हो, या नमामि गंगे प्रोजेक्ट रहे हो, या जो स्वास्थ्य बीमा योजना रही है, या ऋषिकेश बद्रीनाथ मोटर रेल मार्ग रही है, या स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं हैं, अमृत योजनाएं हैं, कुंभ में तमाम काम हुए हैं, तमाम फ्लाईओवर यहाँ पे बने हैं। तो और कुमाऊं के क्षेत्र में अनेक काम हुए हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कुलदीप जी कह सकते हैं जो डबल इंजन सरकार का जो दावा किया जा रहा था, बार बार बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं काम आया है, और वो काम इस तरह जीत में तब्दील हो गया है। हमारे साथ के बख्श सिंह बने हुए हैं।
सर आपके पास आएंगे। जैसा कि कुलदीप जी ने जिक्र किया डबल इंजन सरकार का, कि केंद्र सरकार की तमाम सारी ऐसी योजनाएं थी जिसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिला है, और उसी का नतीजा है कि जो एक बार फिर से बीजेपी वहां पर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी कमोवेश वही स्थिति है कि जो कई सारी योजनाएं केंद्र सरकार की थी जिन्होंने छाप छोड़ी है। के बख्श सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। यह सवाल दोबारा रिपीट सर करते सवाल प्लीज। यह है कि जैसे भी कुलदीप जी ने डबल इंजन की बात की, केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की, उन्होंने कहा केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं थी जो उत्तराखंड के वासियों पर उसका असर पड़ा है, तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में रही कि तमाम सारी केंद्र की योजनाएं थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन फ्री वाली योजना हो, इसके अलावा उज्ज्वला योजना की अगर बात करें, भले सिलेंडर महंगा हो गया, तो योजनाओं ने फर्क तो डाला है। निश्चित तौर पे शैलेंद्र, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, दोनों जगह पे डबल इंजन की सरकार, केंद्रीय योजनाएं जो थी और उनका फायदा दोनों प्रदेशों की जनता को मिला है। और निश्चित तौर पे जो इनकी जो विकसित हुई है दोनों प्रदेशों में, ये योजनाओं का ही फल है। और उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो महिला सुरक्षा योजना है और राशन और सुशासन, इसका काफी प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक चीज आप शैलेंद्र आपने देखी होगी, नेतृत्व की बात जो अभी बात कर रहे थे, नेतृत्व का संकट तो उत्तराखंड में हरदम रहा, उत्तराखंड में हरदम रहा है। लेकिन आपने अभी धामी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें विजय वर्गीय साहब भी थे। वो धामी साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जैसे मिथक योगी जी ने नोएडा जाकर के तोड़ा है, दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने 1947 के बाद, तो उन्होंने कहा उत्तरांचल में मिथक टूट सकता है। और वर्गीय साहब ने भी इस बात को बल देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और हालांकि धामी चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, डबल इंजन की सरकार थी और योजनाओं का वो भरपूर लाभ इन्होंने पहुंचाया अपने अलकाल में ही। तो अब नेतृत्व परिवर्तन की बात तो है, लेकिन ये भी राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। बिल्कुल। अभी के बख्श सर, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी से इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जो चुनाव लड़ा गया उत्तराखंड में, वो जो चेहरा था पुष्कर सिंह धामी का पेश किया गया, और तमाम मंचों से प्रधानमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते नजर आए हैं, और खुद पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ते नजर आए हैं। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें, परफॉर्मेंस भी बुरा नहीं रहा, कम समय जरूर मिला, लेकिन कम समय में उन्होंने ये कोशिश करी कि जनता के बीच अपनी छवि बनाएं। तो क्या लगता है सीट हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ शैलेंद्र, मैं यही पे आने वाला था। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो 2017 में, तो उस समय प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, योगी जी का कहीं भी नाम नहीं था। तो उसी प्रकार से और अंत में योगी जी को बनाया गया, लोकसभा से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े। अब बॉडी लैंग्वेज धामी की बता रही थी कि उनको कहीं से इशारा है कि उन्होंने कहा यहाँ भी जैसे कि मिथक योगी ने तोड़े हैं, उत्तराखंड में मिथक टूटा है कि पहले एक सरकार कांग्रेस की होती, फिर बीजेपी की होती, बीजेपी कांग्रेस की होती थी, तो जैसे एक मिथक टूटा है वैसे भी मिथक टूट सकता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा। और विजय वर्गीय साहब ने कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, और ये दोबारा सब तो नहीं था, उनका साफ साफ इशारा था कि इनका तो सुशासन बहुत अच्छा रहा है, कम समय मिला है, लेकिन किसी ने इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि दोबारा इनको मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल सर। कुलदीप जी, एक बड़ी अचंभित करने वाली बात नजर आई इस चुनाव में उत्तराखंड की अगर बात करें, जो 3 मुख्यमंत्री के चेहरे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, तीनों ही चेहरे जो थे वो अपना चुनाव हार गए हैं। जी शैलेंद्र, यहाँ ये दिखने में आया है कि ये तीनों के तीनों मुख्यमंत्री के चेहरे जो थे अपने अपनी पार्टियों की तरफ से यहाँ चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ ये गौर करने वाली बात यह भी है शैलेंद्र कि इन तीनों चेहरों में से मात्र 2 चेहरे, हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी, जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही, इनका ये 24/7 पॉलिटिशियन रहे हैं। लेकिन वहीं कर्नल कोठियाल, जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो सैन्य पृष्ठभूमि से आए थे और उनका राजनीतिक अनुभव भी उस तरीके का नहीं था, और उनके साथ कोई ऐसा उत्तराखंड में राजनीतिक दल भी उनके साथ नहीं था जो उसकी पैठ रही हो, जिसने उत्तराखंड में पहले से काम किया हो।
क्योंकि कर्नल कोठियाल के कंधे पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना सहारा खोज रही थी और वो आगे बढ़ने की सोच रही थी। लेकिन एक विडंबना ये भी रही आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आते ही सीधे सत्ता पर उसकी नजर थी और उसने जनता में जाकर के काम करने की उतनी कोशिश नहीं की। वो जनता के बीच में उतनी भी पैठ बना नहीं पाई, क्योंकि उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं उन जिलों के अतिरिक्त ये पहाड़ी जिलों में इनकी ज्यादा पहुंच देखने को नहीं मिली है। फिर दूसरा यह रहा, बड़ा कारण यह रहा कि अंतिम समय में चुनाव से 1-1.25 महीने पहले आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली। इनके बड़े पदाधिकारी पार्टी छोड़ के निकलते गए और ये एक बड़ा कारण रहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा प्रभावित था। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि हरीश रावत ने पूरे 5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को फाइट में लाने के लिए, चुनाव में लाने के लिए रात दिन मेहनत करी। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि हरीश रावत की जो राजनीति है वो उत्तराखंड में कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं कही जाती है। उसका एक बड़ा कारण यह है शैलेंद्र कि उत्तराखंड बनने के बाद जब हम देखते हैं कि जब पहली विधानसभा का चुनाव हुआ और पंडित नारायण दत्त तिवारी सूबे के मुख्यमंत्री बने, तो हरीश रावत की तब से यह प्रबल इच्छा थी कि भाई मैं सूबे का मुख्यमंत्री बनूं। और जिस तरीके से नारायण दत्त तिवारी के साथ उनके संबंध रहे और सरकार के प्रति उनका जो नजरिया रहा तिवारी सरकार को लेकर के और जो मतभेद रहे वो किसी से छुपे नहीं। उसके बाद 2012 में जब दोबारा कांग्रेस आती है तो विजय बवड़ा सीएम होते हैं। बिल्कुल, और उनके साथ भी उनके लगातार ठीक है कुलदीप जी, आपको रोकेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन लौटेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime, 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं
आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पांचों राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं, तमाम जो राज्य हैं उनकी पिक्चर साफ हो गई है और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। सीधे रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूमते गाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में होली से पहले होली मनाई जाएगी, वो तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से बड़ी बढ़त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। 269-270 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का इस समय चल रहा है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इतिहास की बात कही जा रही है, इससे पहले जो मिथक चला आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार कभी भी वापस लौट कर नहीं आई, उस मिथक को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है, वहीं खुद भी बड़े मतों के साथ वापस लौटे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बड़े, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता रहे, कड़े मुकाबले में फंसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार लंबे समय से पीछे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से पीछे चल रहे, 26वें राउंड में भी मतगणना में पीछे चल रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये सीट कांटे की टक्कर, नेल बाइटिंग मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं। पिछले लंबे समय से देख पा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार पीछे चल रहे हैं। 926 वोटों से इस समय केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। बीच में एक समय थोड़ी देर के लिए आया था जिसमें 2000 मतों से आगे जरूर निकले थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें पछाड़ा है। 26वें राउंड की काउंटिंग में यदि बात करें तो पल्लवी पटेल सपा प्रत्याशी आगे चल रही है। 926 मतों का अभी अंतर है, अंतर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को सिराथू की सीट पर मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये सीट क्या कुछ लेकर आएगी, ये कुछ ही समय में साफ हो जाएगा। लगातार यहाँ पर ये सीट साख का सवाल भी बनी हुई है। और हमारे साथ अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी अनिरुद्ध, लगातार जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, पल्लवी पटेल आगे चल रही हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? किस तरफ से रुझान ज्यादा समझ में आ रहे हैं? किसके खाते में जाने वाली है ये सीट? जी मैं बता दूं, कौशाम्बी की हार्ट सीट कही जाने वाली सिराथू विधानसभा 251, जहां पे कमेरावादी सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल 925 वोटों से आगे चल रही है। वहीं पे एक ईवीएम मशीन की खराबी की तकनीकी खराबी बताई जा रही है। वहीं पे दोनों कार्यकर्ता रिकाउंटिंग में लगे हुए हैं। उसी मशीन पे रोक दी गई है गणना, बाकी की गणना हो गई है। तो यहाँ पर अभी भी ईवीएम मशीन को लेकर जो तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको ईवीएम के ऊपर जो फैसला आना है वो कितनी देर में आ सकता है? अधिकारियों का क्या कहना है? अब अधिकारी एडिशनल एसपी पुलिस भारी पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है कि एप्लीकेशन कौन देता है, कि सपा वाले देते हैं कि बीजेपी वाले, ये अभी कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? समाजवादी कार्यकर्ता वहीं पे सुबह से डटे हुए, दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता गेट के बाहर। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनादेश 2022 से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, कड़े मुकाबले में फंसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार पीछे चल रहे हैं। इस पूरे मामले में ईवीएम की खराबी को लेकर मामला भी अटका पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मामले को वहीं पर रोक दिया गया है, मतगणना को रोक दिया गया है। जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले में अब इंतजार ये किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन आती है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर एप्लीकेशन आगे बढ़ाते हैं। अधिकारी इस पूरे मामले में ईवीएम, जो खराब ईवीएम कही जा रही है, उसको लेकर आगे क्या कुछ फैसला आता है
और इस पूरे मामले में अब पूरा मामला ईवीएम के ऊपर, दारोमदार ईवीएम के ऊपर अटका हुआ। 926 मतों से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पीछे हैं। अपना दल कमेरावादी और साथ ही साथ सपा की गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल आगे हैं, लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी का जो ठीकरा अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो सिराथू की सीट पर बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किस तरह से इस सीट में जो टक्कर बनी हुई है, जो मतभेद बना हुआ है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। लगातार हमारे साथ अनिरुद्ध भी बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ईवीएम को लेकर मामला रोक दिया गया है, मतगणना को फिलहाल रोक दिया गया है, क्या नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जी, बता दूं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता दोनों वहीं पे जुटे हुए हैं। एडिशनल एसपी कौशाम्बी भारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद है। अब दोनों अपनी अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन किसकी है पता, और आयोग क्या फैसला देती है ये आयोग के ऊपर छोड़ा जाता है। अनुरोध, आप बने रहिएगा। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। जी मनीष जी, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट को लेकर अब ये मामला सामने आया कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से मतगणना को बीच में रोका गया है, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में किस तरह से आगे फैसला लिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सिराथू जो सीट थी वो काफी वीआईपी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 वीआईपी सीटें थी। अगर आप देखें, करहल जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे, और सिराथू जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे थे। और अब यहाँ पर चूंकि आपने देखा होगा कि यहाँ जो लड़ाई थी वो बहुत ही कांटे की थी, जो टक्कर थी बहुत ही करीब की थी। सुबह से हम लोग रुझान देख रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी वहां 1,000 या 2,000 वोटों से आगे हो जा रही है, तो कभी बीजेपी आगे हो जा रही है। तो ऐसे में अब क्या वजह आई है निकल के सामने, अभी चूंकि ये चीज सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है रिकाउंटिंग के लिए। तो निश्चित रूप से अगर बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कहीं भी अगर किसी ने भी रिकाउंटिंग की मांग की है, तो रिकाउंटिंग के लिए कई जगहों पर चुनाव आयोग ने परमिशन भी दी है। तो हालांकि देखिए, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या फैसला लेता है चुनाव आयोग। लेकिन निश्चित रूप से सिराथू जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर बीजेपी वहां से रिकाउंटिंग की मांग कर रही है तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि चुनाव आयोग जो उन्होंने कारण बताए होंगे, उन कारणों का अध्ययन करने के बाद हो सकता है कुछ देर में या कुछ समय बाद इस पर फैसला दे कि वहां रिकाउंटिंग कराई जाएगी अथवा नहीं। जी बिल्कुल मनीष जी, तो जिस तरह से रिकाउंटिंग की बात भी सामने आ सकती है, साथ ही साथ ईवीएम खराबी को लेकर जो बात सामने आ रही है, तो क्या और कोई टेक्निकल टीम भी बुलाई जा सकती है जिससे इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा? देखिए, बिल्कुल, चूंकि ईवीएम है, ईवीएम के लिए बाकायदे उसके साथ जो टेक्निकल टीम है वो भी चुनाव आयोग के पास है। अगर कहीं कोई ईवीएम में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उसको भी देखते हैं, उसको भी वो ठीक करते हैं। तो अगर वहां पर काउंटिंग रोकी गई है, तो अब चूंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, क्योंकि डीएम वहां के जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो ऊपर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन्हें मामले से अवगत कराएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग जो फैसला लेना होगा या जो निर्णय लेना होगा वो लेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, थोड़ी देर में भी चुनाव आयोग से मामला जो है इसमें जो भी फैसला है वो ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल मनीष जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। पल्लवी पटेल 926 मतों से फिलहाल आगे चल रही है। हमारे साथ लगातार संवाददाता अनिरुद्ध पांडे बने हुए हैं। जी अनिरुद्ध, ताजा स्थिति की यदि हम बात करें, अभी की बात करें, तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है और क्या लगता है आपको कि इस पर कितनी जल्दी फैसला लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा? जी, बता दूं कि यहाँ पे दोनों कार्यकर्ता वहाँ पे मतगणना स्थल पे काफी इकट्ठा है और पुलिस बल भी काफी इकट्ठा हुआ है। गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। अब ये निर्वाचन आयोग का फैसला आने पर ही कुछ कहा जा सकता है कि ईवीएम की तकनीकी खराबी के लिए इंजीनियर आएंगे कि निर्वाचन से भेजे जाएंगे, ये कुछ कहना मुश्किल है। जी अनिरुद्ध, इस पूरे मामले में बीजेपी ने रिकाउंटिंग की बात उठाई है, तो क्या रिकाउंटिंग के लेकर वहाँ कुछ फैसला हो सकता है? एक मशीन खराब हो गई है, उसी की रिकाउंटिंग के लिए या उस मशीन की दुरुस्तीकरण हो जाए तो उस पर आसान हो जाए, उसी पे बीजेपी और सपा कार्यकर्ता रिकाउंटिंग के लिए दे चुके हैं। अब फैसला ये आयोग का आएगा कि रिकाउंटिंग होगी या इसे करे, ये तो कहना मुश्किल है। और इसी बीच अनिरुद्ध, लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मांग जरूर उठाई है, बीजेपी कार्यकर्ता ने रिकाउंटिंग की मांग उठाई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, क्योंकि उनकी प्रत्याशी इस समय 926 मतों से आगे हैं, तो ये उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है? जी,
वो तो पूरी गणना पता रिकाउंटिंग कराना चाह रहे हैं कि हम लोग रिकाउंटिंग की पूरी गणना करा दी जाए तो हम और वोटों से जीतेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेबी रानी मौर्य को मिली है जीत। तो सिराथू से लगातार कड़े मुकाबले में फंसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये पूरी सीट पर अभी भी मामला कहीं ना कहीं रोका गया है, मतगणना को रोका गया है। और इस पूरे मामले में लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। एक ईवीएम इस पूरे मामले में अभी भी कहीं ना कहीं फंसी नजर आ रही है। देखना ही होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। कुछ और समय सिराथू सीट के लिए इंतजार करना होगा बीजेपी के लिए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी ये हॉट सीट का मामला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख का मामला है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद हॉट सीट। और इसी बीच आगरा से बेबी रानी मौर्य ने जीत दर्ज की है। हमारे संवाददाता ने 1-to-1 किया है, आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है उनका। और आगरा ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं और जनता ने उनको चुना है, उनसे ही जानना चाहते हैं। आप बताइए, आपको जनता ने चुना है विधानसभा से, क्या कहना चाहेंगे? जनता का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, अपने संगठन का धन्यवाद देती हूँ, उन बहनों का धन्यवाद देती हूँ जो मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहीं और मुझे यहाँ तक लेके आएंगे। जो मैं ग्रामीण विधानसभा की विधायक बनी हूँ आज। देखिए, आप आगरा की हैं शुरू से ही और मेयर भी आप रही हैं और जनता ने यही, जनता के बीच में भी हमने जाना कि उनका कहना है कि एक राज्यपाल रही हैं उसके बाद, लेकिन सीधे पब्लिक के टच में आने के लिए उन्होंने यहाँ विधानसभा से टिकट लिया और भाजपा जैसे कि पब्लिक ने पसंद किया आपको, उसी तरह से आपको जीत भी हासिल हुई। माना जा रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत आपकी ग्रामीण विधानसभा से रहेगी। तो जनता की जो उम्मीदें हैं कि मैडम जो चुनाव जीती हैं, बड़ी नेता हैं और ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, तो वो जनता की उम्मीदें कितना आगे सफल होनी है, ये उनके बारे में बताइए। देखिए, मैं अपनी ग्रामीण विधानसभा की जनताओं ने जिस अपेक्षा से मुझे वोट दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। खासकर मैं महिलाओं के लिए काम करूंगी, जो दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़ी हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहूँगी और जो विकास कार्य होंगे वो करूँगी और संगठन जो दायित्व मुझे देगा उसका निर्वहन करूँगी। जी, तो साफ तौर से पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जिस तरह से आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है और साफ कह रही हैं कि जनता के लिए मैं काम करूंगी और जनता ने मेरे पर विश्वास किया है और उनका ये विश्वास आगे कायम रहेगा। और माना यही जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा जगह दी जाएगी और एक बड़ा नाम होगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। तो ये आपने सुना, आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य को बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जनादेश 2022 में बड़ी खबर, फतेहपुर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। फतेहपुर में बीजेपी को बड़ा झटका। बड़ी खबर, राज्य मंत्री धुन्नी सिंह चुनाव हारे। राज्य मंत्री धुन्नी सिंह चुनाव हारे। फतेहपुर में जहानाबाद सीट से थे प्रत्याशी, फतेहपुर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राज्य मंत्री धुन्नी सिंह चुनाव हारे। धुन्नी सिंह की हार के बाद कार्यकर्ता मायूस। तो कहीं ना कहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, ऐसे में राज्य मंत्री का चुनाव हार जाना उनके समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए मायूसी की खबर, उनके खेमे में मायूसी साफ नजर आ रही है। राज्य मंत्री धुन्नी सिंह के चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं। फतेहपुर की जहानाबाद सीट से प्रत्याशी थे राज्य मंत्री धुन्नी सिंह, चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के लिए दुखद खबर, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे जनादेश में जिस तरह से बीजेपी को तमाम सीटों पर बढ़त हासिल हो रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए एक झटका जरूर है। फतेहपुर में बीजेपी को लगा है झटका, राज्य मंत्री चुनाव हारे हैं। अभी तक लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बीजेपी के तमाम मंत्री जीते थे, लेकिन यहां पर राज्य मंत्री धुन्नी सिंह के हार के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को यह झटका फतेहपुर की सीट पर, फतेहपुर की जहानाबाद सीट पर मिला है। फतेहपुर की जहानाबाद सीट से प्रत्याशी थे धुन्नी सिंह, राज्य मंत्री चुनाव हार चुके हैं। धुन्नी सिंह की हार के बाद कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता झूमते नाचते नजर आ रहे हैं, वहीं फतेहपुर में कार्यकर्ताओं को मायूसी का मुंह देखना पड़ा है। जनादेश 2022 में लगातार आपको पांचों राज्यों की ताजा अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। फतेहपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार फतेहपुर में बीजेपी को लगाया झटका, राज्य मंत्री धुन्नी सिंह चुनाव हारे। धुन्नी सिंह के हार के बाद कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं।
और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं। बीजेपी कार्यालय गेट नंबर 2 की तरफ से मीडिया की तरफ से प्रवेश करते हुए पीछे से आएंगे। भारत जी के कमरे की तरफ से भारत जी से वो प्रवेश कराएंगे। माननीय सतीश महाराज जी चुनाव जीत करके हम बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की संख्या आप देख सकते हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोपहर के बाद जैसे जैसे सीटों में बढ़त हासिल करती गई बीजेपी और उसी तरह कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती गई और इस वक्त कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के खुशी से झूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो फहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक जश्न का माहौल है लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें इस वक्त आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और गाने बजाकर डांस नजर आ रहा है और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डांस के जरिए अपनी खुशी का इजहार करते बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।